हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग फोर्थ सेमेस्टर का एक फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आप मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज आपका एक सब्जेक्ट है फाइनेंस का, तो उसके बारे में मैं आज आपको पूरा ब्रीफ बताने वाली हूँ कि हम लोग इस चैप्टर में या इस यूनिट में पूरे सब्जेक्ट में ही कौन कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप बाकी सब सेमेस्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपकी यूनिट्स 5 ही रहेंगी यहाँ पर भी। तो पूरे सिलेबस को हमने 5 यूनिट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट यूनिट में आप पूरा बेसिक्स पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल सर्विसेज का। फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेसेस को फंडिंग देते हैं, है ना, ताकि वो अपने बिजनेसेस कंडक्ट कर पाएँ अच्छे से। बिजनेसेस को कैपिटल की कमी नहीं होने देते। बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियली आप अपने सर्विसेज देते हैं। फाइनेंस तो आप देते ही हैं, साथ में आप दूसरी चीज़ों पर भी फोकस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो आप यहाँ फर्स्ट यूनिट इज ऑल अबाउट बेसिक्स, नेचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस, फंक्शंस, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। इन द नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 वील स्टडी अबाउट रिस्क मैनेजमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। अब देखो, किसी का भी पैसा अपने पास रखना या अपना पैसा किसी को देना, दोनों में ही बहुत ज़्यादा रिस्क है, और ये दोनों ही काम कौन करता है? फाइनेंशियल सर्विसेज करती हैं, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज कहीं से पैसा अरेंज भी करती हैं और कहीं पर पैसा देती भी हैं, तो दोनों ही में ही बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो वो अपनी रिस्क को किस तरीके से मैनेज करते हैं ताकि उनको बहुत ज़्यादा लॉस ना हो, या कैसे बैलेंस्ड रिस्क लेकर वो अपना पूरा बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग रिस्क मैनेजमेंट में सीखेंगे। और जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज के पास पैसा आया लेकिन अभी लोन कोई नहीं ले रहा, तो उसको अपना पैसा डाइवर्सिफाई करना पड़ता है म्यूचुअल फंड्स में भी, है ना, टू इन्वेस्ट। तो ताकि देखो, बैंक भी एक फाइनेंशियल यूनिट होता है, इकोनॉमिक यूनिट होता है जो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है, ठीक है। अगर उनके पास कोई फंड्स आइडल रखे हैं तो वो अपने फंड्स को अलग अलग जगह पर चैनलाइज कर देते हैं ताकि हर जगह से रिटर्न्स आते रहें, ठीक है। तो अगर आपका कोई बैंक लोन नहीं जा रहा है तो यू कैन इन्वेस्ट दैट लेफ्ट ओवर अमाउंट इन म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो। तो म्यूचुअल फंड्स में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग पूरा बेसिक्स पढ़ने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स का। यूनिट नंबर 3 में हम लोग देखने वाले हैं मैनेजिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। अब देखो, फाइनेंशियल सर्विसेज भी एक प्रॉपर कंपनी की तरह रन होती हैं जिसके खुद के कोई शेयर्स इशू, मतलब खुद के भी शेयर्स होते हैं, प्लस फाइनेंशियल, जैसे बैंक एक मीडिएटर होता है ना शेयर्स इशू, दूसरी कंपनी के शेयर्स इशू करने के लिए, सिमिलरली फाइनेंशियल सर्विसेज, जो रहती हैं ये फाइनेंशियल सर्विसेज, वो भी एक तरीके से दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मीडिएटर की तरह काम करते हैं, जो उनके कंपनी के शेयर्स को बिकवा कर देते हैं या उसके लिए पूरा फाइनेंस अपने पास रखते हैं। तो वो उसका पूरा हम लोग इशू ऑफ शेयर्स को किस तरीके से मैनेज करते हैं वो देखेंगे। दूसरा, मोबिलाइजिंग ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। अब इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज में इसमें हम लोगों ने जो भी म्यूचुअल फंड, जो भी पैसा हम लोगों ने रखा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज जो कंपनीज हैं उनके पास जितना भी फंडिंग है उस फंडिंग को या तो वो म्यूचुअल फंड्स में डाल देते हैं, और उनके पास जितनी भी एफडीज हैं, अब देखो एफडी पे रिटर्न अच्छा मिलता है क्योंकि आप लंबे समय के लिए उसको ब्लॉक कर देते हो। अब आपने कभी ये सोचा है कि आपके पास से तो पैसा चले जाता है 5 साल के, लेकिन वो पैसा जाता है बैंक के पास, तो बैंक उस पर रिटर्न कैसे देती है? रख कर रिटर्न नहीं देती, बैंक उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देती है। तो एफडी का जितना भी अमाउंट है वो हम लोग कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, और उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितना होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग यूनिट नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंक के पास 1 करोड़ रुपए की एफडीज हैं तो वो उस 1 करोड़ को 5 साल के लिए लॉक है, वो पैसा बैंक के पास है। अब तो 5 साल तक उस पैसे को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना है जहाँ से उसको रिटर्न अच्छा मिले। फॉर एग्जांपल, अगर 1 करोड़ पे आपको 6% कस्टमर को देना है, जिसका वो अमाउंट है उनको आपको 6% देना है, तो आप कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करोगे जहाँ आप 10 से 12% अर्न कर पाओ, क्योंकि बैंक को भी तो इनकम अर्न करनी है। बैंक इसलिए तो खोल कर रखा है उन लोगों ने ताकि बीच का जो बचता है पैसा वो बैंक अपनी इनकम बना ले, ठीक है। तो यहाँ पर आप पूरा फिक्स डिपॉजिट का मैनेजमेंट सीखेंगे। यूनिट नंबर 4 में अब लीजिंग एंड हायर परचेज के बारे में सीखेंगे। हायर परचेज का मतलब क्या होता है? जब आप EMI पर कोई चीज़ लेते हैं या आप हायर करते हैं सिर्फ उस चीज़ को फॉर टाइम बीइंग, और आप उसका इंटरेस्ट और अमाउंट इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, तो उसके बारे में इंस्टॉलमेंट में जो भी चीज़ पे करते हैं उसमें बैंक या फाइनेंशियल सर्विसेज रोल में आता ही है। तो वहाँ पर हायर परचेज और लीजिंग में फाइनेंशियल सर्विसेज का क्या रोल है। दूसरा, आपका हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप पढ़ेंगे। अगर किसी को घर खरीदना है तो उसको फाइनेंस जो अपन करवाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि जो ओनर है उसको इंस्टॉलमेंट में पैसे जाते हैं, नहीं, बैंक हमारे बिहाफ पे उस ओनर को पैसे दे देता है और बैंक हमसे फिर इंटरेस्ट चार्ज करके वो पूरा लोन में कन्वर्ट होता है। तो हाउसिंग फाइनेंस पूरा उसको डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर।
दूसरा इन द लास्ट यूनिट हम लोग पढ़ने वाले बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का बेसिक्स, कि बैंकिंग की क्या सर्विसेज है, इंश्योरेंस की क्या सर्विसेज, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। और एक टर्म पढ़ने वाले बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है, जब हम लोग उधार पे गुड्स बेचते खरीदते हैं तो उस बीच में फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने गुड्स उधार पे बेचे हैं, ठीक है, मुझे 3 महीने बाद कहीं से पेमेंट आने वाली है, तो उस चीज़ को अगर मैं रिटर्न फॉर्म में रख लेती हूँ तो वो मेरा बिल कहलाता है। अगर मुझे 3 महीने से पहले ही पैसों की जरूरत पड़ गई तो आई कैन गो टू सम बैंक एंड उसको मैं स्वैप करवा सकती हूँ, मतलब मैं उसको देकर, मतलब वो बिल देकर मैं उसके अगेंस्ट में कैश ले सकती हूँ उसी टाइम पर एट सम डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो दिस इज नोन एज बिल डिस्काउंटिंग। तो बिल डिस्काउंटिंग के बारे में भी हम लोग यहाँ पे पूरा प्रोसेस और किस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट का फिक्स रहता है, मतलब डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने लेने हैं, अगर बिल डिस्काउंट करने के बाद डिसऑनर हो जाए, तो वो सारे केसेस हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दिस वॉज द ब्रीफ अबाउट ऑल द 5 यूनिट्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। आई होप थिंग्स आर क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।